Hello everybody, I welcome you all in the online class of physics. Today in this video we are going to complete the topic dimensional analysis. तो आज हम तीसरी और आखिरी एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की. The third application is by the knowledge of dimensional analysis you can derive the formulas. अगर आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलास आते हैं तो उनको एक प्रॉपर मेथड के अंदर यूज करके आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो. इसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने यहां पे 3 प्रॉब्लम्स ली हैं. लेट्स डू देम वन बाय वन. राइट, सो वी हैव द फर्स्ट प्रॉब्लम. रीड इट आउट केयरफुली. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. किसके लिए डिराइव करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए डिराइव करना है फॉर्मूला. एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे लग रही है ये फोर्स जिसका मास क्या है? m. ये सिंबल्स हैं इसके. वेलोसिटी क्या है उसकी? v. और वो किसी सर्कुलर पाथ में घूम रही है. उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है? r. सबसे पहले तो आपको क्वांटिटीज देख लेनी है. सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. फिर फॉर्मूला किसका बनाना है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनाना है. किसका? सेंट्रीपिटल. यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो यहां पे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नंबर 1 बताया हमें मास के ऊपर. नंबर 2 किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर. नंबर 3 यहां पे बताया है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर. ये या तो डायरेक्टली बताया होगा नहीं तो इनडायरेक्टली आपको सिचुएशन में जितनी भी उस प्रॉब्लम में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनको आप एसोसिएट कर दो जिसका फॉर्मूला बनाना है उसके साथ. अब हमें बार बार ये वर्ड्स ना लिखने पड़े तो हम यहां पे क्या चूज करेंगे? सिंबल्स. इसका मतलब F डिपेंड करता है किसके ऊपर? M के ऊपर, V के ऊपर और R के ऊपर. लेकिन फोर्स मास की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है? रेडियस की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है? वी डोंट नो दिस. तो इसको डिराइव करने के लिए हम यहां पे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेंगे. तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो इन्वॉल्व हैं. दूसरा, हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आना चाहिए. ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैं इक्वेशन के रूप में ढाल लेता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये जो फोर्स है ये मास की कौन सी पावर पे डिपेंड करती है. तो मैं कोई आर्बिट्रेरी पावर अपनी मर्जी से A ले लेता हूं. वेलोसिटी की पावर कितनी ले सकता हूं? B. और रेडियस की पावर कितनी ले सकता हूं? C. बाद में ABC की वैल्यू निकाल के यहीं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. पर अब ये भी नहीं पता मुझे कि फोर्स इनके एग्जैक्टली इक्वल है या इनके प्रोपोर्शनल है. तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं? इज इक्वल टू ले लेता हूं. F इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू लूंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई डायमेंशन, यहाँ पे कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. लेट्स से दैट कांस्टेंट बी K. अब इस K की वैल्यू या तो आपको सिचुएशन में दी होगी, नहीं तो आप इसको ऐसे ही नीचे आंसर में मेंशन कर दोगे. सो डोंट बॉदर अबाउट दिस K. ये तो सिर्फ प्रोपोर्शनल की जगह जब इक्वल टू आया तो आया है. मास रेज टू पावर A, वेलोसिटी रेज टू पावर B, रेडियस रेज टू पावर C. कॉल दिस इक्वेशन 1. ये इक्वेशन आपके काम की है. Now look at this equation carefully. लेफ्ट साइड पे कितनी टर्म्स हैं? ओनली वन टर्म, फोर्स. राइट हैंड साइड पे कितनी टर्म्स हैं? आंसर दिस. कितनी टर्म्स हैं? 3. नो, मैंने सिखाया था कि टर्म्स कैसे देखते हैं, जिनके बीच में प्लस या माइनस हो. यहां तो इनके बीच में कोई प्लस माइनस है ही नहीं. तो दिस इज अ वन सिंगल टर्म और K तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसकी तो चिंता ही करने की बात नहीं है. तो हम यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए क्या लिखेंगे? लेफ्ट साइड पे फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml t-2. ये आपको याद रहनी चाहिए. अच्छा, जिनकी पावर्स नहीं है 1 होंगी ऑफ कोर्स. इज इक्वल टू K तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट नहीं, इसके कोई डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं होंगे. m मास रेज टू पावर A. मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M रेज टू पावर A. v, अगर m, v और r मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई पे लिखे हैं तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी मल्टीप्लाई में लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. इस तरफ की डायमेंशन इज इक्वल टू इन सबकी मिला के डायमेंशन सेम बननी चाहिए. m रेज टू पावर A, v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला
LT माइनस 1 रेज टू पावर b, और तीसरी चीज क्या है, रेडियस विच इज लेंथ रेज टू पावर c। इस तरफ सबको इकट्ठा कर दो। देखो m तो सिर्फ यहीं पे है, पावर अंदर आ जाएगी तो m की पावर क्या बन गई, a। अच्छा यहां पे LT माइनस 1 की पावर b है, फिर l की पावर c है। जरा l की पावर से इकट्ठी कर दो, b अंदर आएगा तो l की पावर b, c अंदर आएगा तो l की पावर c। बेसिस सेम, पावर्स एडेड, तो यहां पे क्या आ जाएगी, l की पावर b प्लस c। कम टू t, पहली ब्रैकेट में t नहीं है, दूसरी ब्रैकेट में t की पावर अंदर माइनस 1 है, बाहर b है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या होता है, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। पावर्स क्या हो जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है ना, तो माइनस 1 और b को मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स माइनस b। तो ये सारा क्या हो गया, कंबाइन। अच्छा इधर तो अपना वैसे ही चलता आ रहा था, m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर माइनस 2। यहां पे क्योंकि जिनके बेसिस सेम है, पावर्स उनकी कंपेयर की जा सकती हैं, तो अगर मैं m की पावर्स कंपेयर करूं तो इधर कितनी है, लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे कितनी है, a। तो देखो a की वैल्यू तो आपके पास कंपेयर करते ही आ गई, इतना सिंपल है। लेट्स कम टू द पावर्स ऑफ l। यहां पे l की पावर कितनी है, 1 ऑन माई लेफ्ट साइड, ऑन माई राइट साइड ऑफ इक्वेशन l की पावर कितनी है, b प्लस c। ये अभी सॉल्व नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। कम टू द पावर ऑफ t, t की पावर इस तरफ कितनी है, -2, और t की पावर इस तरफ कितनी है, -b। तो माइनस के साथ माइनस न्यूट्रलाइज करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो देखो कंपेयर करते ही a और b की वैल्यू तो आ चुकी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। इस इक्वेशन में अगर मैं b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c आएगा, और यहां से c की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 2 बिकम्स -1। तो लो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अभी ए बी और सी की वैल्यू वापस किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इस तरफ तो f है वैसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k एज इट इज, m रेज टू पावर a यानी कि m रेज टू पावर 1, v रेज टू पावर b यानी कि v रेज टू पावर 2, r रेज टू पावर c यानी कि r रेज टू पावर -1। अभी अगर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करके मैनिपुलेट करके लिखूं तो क्या आएगा, f इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर 1 ना लिखूं, v स्क्वायर r की पावर -1 है, नीचे आके +1 बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना आपके पास, फोर्स का फॉर्मूला बन गया mv square by r. So with this simple application, with this simple method, you can derive the formulas. समझ में आया? स्टेप याद करने की कोशिश करो। सबसे पहला स्टेप, फैक्टर पहचान लो, किसका फॉर्मूला बनाना है, किनके ऊपर डिपेंड करता है। सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन बना लो, डायमेंशंस पुट करो, कंपेयर कर दो ml और t की पावर्स, वापस इक्वेशन 1 में पुट करके फॉर्मूला। दिस सिंपल एंड कॉमन एल्गोरिथम will be followed in all the problems. ठीक है, यही मेथड हम सारी प्रॉब्लम्स में फॉलो करेंगे। लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉब्लम, लेट्स डू इट। बहुत इजी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या होती है, गिटार देखा होगा आपने, उसके ऊपर जो कॉर्ड्स होती हैं, वायर्स खींची हुई, जिनके ऊपर गिटारिस्ट जब हिट करता है तो आवाज आती है, ठीक है। या आपके हाथ में एक रबर है, उसको ऐसे खींच दो, रबर को जब पकड़ के छोड़ोगे, इट विल वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। एवरीथिंग which produces which vibrates may produce sound। तो यहां पे वो स्ट्रेच स्ट्रिंग साउंड पैदा कर रही है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, कितनी लंबी स्ट्रिंग है, मास पर यूनिट लेंथ पे, उस स्ट्रिंग के एक यूनिट लेंथ में कितना मास है उसके ऊपर, तीसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन का मतलब होता है फोर्स। तो उसका फॉर्मूला बनाओ। किसका फॉर्मूला, लो अभी देखते हैं किससे मेथड फॉलो होता है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, नंबर 1 वो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, ध्यान रखना। फैक्टर्स बिल्कुल सेम मेथड, कोई भी स्टेप यहां से आप स्किप नहीं करोगे वरना गलती होने के चांसेस हैं।
पहले मास्टर द मेथड देन यू मे यूज द शॉर्टकट्स कि आपको ये नहीं लिखना, डायरेक्ट यहां से शुरू करना है, यू कैन डू दैट, बट फर्स्ट मास्टर द मेथड। फ्रीक्वेंसी लेंथ पे नंबर 1 फ्रीक्वेंसी मास पर यूनिट लेंथ पे, इसका ध्यान रखना भाई, मास पर का मतलब तो चलो डिवाइड होता है, लेंथ यूनिट का मतलब एक इकाई, तो मास अपॉन लेंथ पे डिपेंड करता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। टेंशन का मतलब यहां पे क्या है, फोर्स। तो हमें फॉर्मूला बनाना है, सिंबल्स यूज कर लें। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हमें 9th क्लास से पता है कि न्यू होता है, न्यू इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, ये इंग्लिश से नहीं लिया गया, ये लिया गया है ग्रीक से। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, न्यू, ध्यान रखना। चलो लेंथ का सिंबल एल, मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल क्या लेंगे यहां पे, देखो अगर मास का सिंबल m है और लेंथ का l है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे क्या आ गया m अपॉन l, क्या प्रॉब्लम है। टेंशन मतलब फोर्स, तो P ले लो, FP ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो एक्सप्रेशन बना लो अभी यहां पे फटाफट से, क्या बनेगा इसकी तरह, न्यू प्रोपोर्शनल L रेज टू, अच्छा अभी तुम चाहो तो प्रोपोर्शनल हटा के सीधा इक्वल टू ले लो और साथ में K ले लो, तो एक स्टेप मैं यहां पे मिस कर रहा हूं, देखो K फर्स्ट फैक्टर रेज टू पावर A यानी कि L रेज टू पावर A, सेकंड फैक्टर रेज टू पावर B यानी कि M बाय L रेज टू पावर B, देन टेंशन T रेज टू पावर C, ऐसा ही आएगा आपके पास, और तीनों के इसमें मल्टीप्लाई में लेने हैं, राइट। अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए इनकी डायमेंशंस कंपेयर करनी है। जो डायमेंशन इधर फ्रीक्वेंसी की होंगी वही डायमेंशन इन तीनों की मिला के होंगी, दे थ्री फॉर्म ए सिंगल टर्म। तो न्यू फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ऊपर आएगा t-1, तो फ्रीक्वेंसी में ना तो m है ना l है, t की पावर कितनी है -1। के डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ की डायमेंशन l रेज टू पावर a, अच्छा यहां ध्यान से देखना m बाय l है तो यहां भी कैपिटल M बाय कैपिटल L आएगा, कैपिटल L ऊपर आएगा तो पावर क्या बनेगी -1। तो मैं इसको थोड़ा यहां पे दिमाग में ही सॉल्व करके अपना लिखने का काम रिड्यूस कर सकता हूं आराम से। अच्छा T तो टेंशन है, फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml t-2 की पावर c। देखो बड़ी आसानी से लिख लिया हमने। अभी इनकी डायमेंशंस को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, फिर कंपेयर करेंगे m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर -1। इस तरफ तो यही चलेगा। m की पावर्स ढूंढो कहां है, एक तो यहां पे अंदर आएगा b, m रेज टू पावर b, अंदर आएगा c, m रेज टू पावर c, यानी कि m की पावर 2 है यहां पे b प्लस c। ओके l की पावर्स पे आ जाओ, l की पावर a यहां पे है, अच्छा -1 और b को मिला के बन गया -b, इसके साथ ऐड होना चाहिए था पर सिंबल यहां पे साइन -b है तो -b आ जाएगा। फिर यहां पे l की पावर क्या आएगी c, यानी कि a माइनस बी प्लस c। अब आ जाते हैं t की पावर्स पे, इसमें t नहीं है, इसमें t नहीं है, यहां पे है -2 और c, तो बन गई -2c। देखो बड़ी सिंपल सी, बहुत आसान सी चीज है। अभी लाइक बेसिस की पावर्स कंपेयर करेंगे। इधर लाइक बेसिस कौन है, m और m एक जैसे हैं, इनकी पावर कंपेयर कर दो, यानी कि 0 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है b प्लस c। अभी ऐसे ही छोड़ दो, l की पावर इधर क्या है 0 इज इक्वल टू इधर कितनी है a माइनस बी प्लस c। थर्ड पे आ जाओ, t की पावर इधर कितनी है -1 और t की पावर इधर कितनी है -2c। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, माइनस से माइनस कैंसल, c की वैल्यू तो हमारे पास तभी के तभी आ गई 1/2। अब इस c की वैल्यू को अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस c की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की। अब c की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको यहां पे लाके सब्स्टिट्यूट किया हमने, तो +12। अब b की वैल्यू निकालने के लिए +12 को इधर लाएंगे, -12, 0 में से -12 गया -12, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/2।
अब बी और सी की वैल्यू अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। 0 इज इक्वल टू ए निकालना है, माइनस बी की वैल्यू, माइनस एक तो एक्सप्रेशन में है, एक यहां से है, तो माइनस माइनस यहां पे क्या हो गया प्लस, सी की वैल्यू कितनी है प्लस हाफ, तो प्लस हाफ और हाफ कितने हो गए मिला के, ये हो गया 1, इसको इधर ले आओ, ए की वैल्यू क्या आ गई -1। ये तो सिंपल इक्वेशन है जो आप 10th स्टैंडर्ड में करते हैं, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ए बी सी की वैल्यू आई, वापस यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यू क्या बनने वाला है, के एल रेज टू पावर ए, यानी कि एल रेज टू पावर -1, ए की वैल्यू -1 है, m बाय एल रेज टू पावर बी, यानी कि m बाय एल रेज टू पावर, क्या लिखेंगे यहां पे m बाय एल, यहां पे m बाय एल को मैं चाहूं तो एक नया सिंबल भी दे सकता हूं, यस वी कैन डू सो। अच्छा अगर नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अभी ऐसे ही रख लेते हैं, m बाय एल रेज टू पावर, अच्छा किया, इसको एक सिंबल दे दें, इसको एक सिंबल दे देते हैं हम यहाँ पे, मैं मास पर यूनिट लेंथ को सिंबल दे देता हूं, यहां तो मैंने m बाय एल इसलिए पुट किया क्योंकि मुझे उसकी ओरिजिनल डायमेंशंस पुट करनी थी, यहां मैं डिफाइन कर दूंगा कि ये जो म्यू सिंबल है ये मास पर यूनिट लेंथ ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी पावर कितनी आई है, बी, बी यानी कि -हाफ, टी रेज टू पावर सी यानी कि टी रेज टू पावर हाफ। अभी इसको जरा सही कर लो, एल की पावर -1 है नीचे आएगा, म्यू की पावर -1/2 है नीचे आएगा, माइनस को प्लस करने के लिए टी की पावर +1/2 है तो ऊपर ही रहेगा, तो सीधा सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टी रेज टू पावर हाफ अपॉन म्यू रेज टू पावर हाफ। अच्छा बेटा म्यू का ध्यान रखना, ये m बाय एल ही है ओरिजिनल, बस ऐसा है कि आपने दो चीजों की कंफ्यूजन खत्म करने के लिए उसको रिप्लेस कर दिया म्यू के साथ, वरना ओरिजिनल आइडेंटिटी इसकी नहीं बदली है। तो t की पावर हाफ, म्यू की पावर हाफ, हाफ पावर का मतलब अंडर रूट, फाइनली यू गॉट द एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू k बाय एल इज इनटू अंडर रूट t बाय म्यू। यहां पे बता देना कि म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है आपके पास। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्वाइट क्लियर, मेथड सेम फॉलो हुआ है, राइट। फॉर योर श्योरिटी लेट्स डू द थर्ड प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये भी इसके जैसा ही है, बस इसकी स्टेटमेंट पढ़ने में आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस से आ गया, सब बच्चे कई बार पहचान नहीं पाते हैं। द मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाय अ फ्लोइंग रिवर, एक नदी है उसमें काफी सारे पत्थर हैं, तो नदी का पानी बह रहा है, जब नदी का पानी बहेगा तो उस पत्थर के साथ हिट करेगा और उसको भी अपने साथ फ्लो में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो जो पानी का फ्लो है किसी नदी के, वो बड़े से बड़ा पत्थर जिसको वो अपने साथ फ्लो करवा के लेके जा सकता है, उसका मास डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे, कितनी तेजी से पानी बह रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर पे, पानी की डेंसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, उस जगह पे जहां पे वो रिवर है उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। तो आप शो करो कि जो मास है उस लार्जेस्ट स्टोन का वो वेरी करेगा 6th पावर ऑफ वेलोसिटी के साथ, यानी कि मुझे इन शॉर्ट अगर मैं मास का सिंबल यहां पे ये मान के चल रहा हूं, वेरीज का मतलब यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वेलोसिटी का मतलब v रेज टू पावर 6 प्रूव करने के लिए कहा गया है। अब मैं ऐसा तभी कर पाऊंगा अगर मेरे पास मास का फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ g। तो पहले मुझे ऑटोमेटिकली यहां पे क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया है, डायरेक्टली अभी ये स्टेप फॉलो कर लो, मास जो है किस किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे, किसकी वेलोसिटी, फ्लो की वेलोसिटी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो किसकी है, बस वेलोसिटी है, दूसरा डेंसिटी पे, और तीसरा किस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ओके। चलो सिंबल दे देते हैं इनको, हमें पता है कि मास का सिंबल m है, वेलोसिटी का सिंबल v, जो अपने यूजुअल सिंबल 9th स्टैंडर्ड से चलते आ रहे हैं वही यूज करेंगे।
डेंसिटी का सिंबल चाहो तो आप डी यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ग्रीक सिंबल पता है, ये वाला वी कॉल इट रो, RHO, रो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, इसको यूज करना है तो इसको यूज कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल भी हमारे पास फिक्स है, स्मॉल जी। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाओ, m आना तो प्रोपोर्शनल चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू आवर सेकंड प्रॉब्लम हमने वो स्टेप जो है वो स्किप कर दिया था। सो m इज इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट k, वी डोंट नो इट्स वैल्यू, वो प्रैक्टिकली आ जाएगी। वेलोसिटी रेज टू पावर a, डेंसिटी रेज टू पावर b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c। ठीक है, अभी यहां पे इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। यहां भी हमने ऐसे ही किया था, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया था और बाद में 1 के अंदर क्या है वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी थी। ठीक है, अभी ऐसा यहां पे करेंगे, इक्वेशन 1 बना लिया, डायमेंशंस पुट करो। मास की डायमेंशंस क्या होती हैं? ओनली m, तो इसका मतलब इसमें m है बट l और t नहीं है, कोई बात नहीं। k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं? LT -1, टेबल देखते रहो साथ में अगर अभी नहीं याद हुए, अब प्रॉब्लम्स करोगे तो याद हो जाएंगे। T रेज टू पावर -1 रेज टू पावर a। ओके, उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का जो सिंबल होता है ML रेज टू पावर -3 और इसकी पावर कितनी है b। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT -2 रेज टू पावर c। तो मैंने अपने टेबल से हर एक क्वांटिटी के यहां पे क्या पुट कर लिए, डायमेंशंस पुट कर लिए। अब इनको क्लब करने की बारी आई। m रेज टू पावर 1 तो था ही, l और t क्या थे, 0 इज इक्वल टू, पावर्स यहां पे समेटनी शुरू करो। m फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है, सेकंड ब्रैकेट में है। m की पावर अंदर कितनी है 1, बाहर कितनी है b, तो ये बन गया m रेज टू पावर ओनली b। थर्ड ब्रैकेट में भी m नहीं है। लेट्स कम टू द पावर ऑफ l, यहां पे अंदर 1 है बाहर a पड़ी है, तो ये बन गया 1a प्लस l, नहीं प्लस नहीं लिखते अभी, l की पावर यहां पे -3 है और बाहर b पड़ी है, मल्टीप्लाई करोगे तो बन गई -3b। l की पावर अंदर 1 है बाहर c पड़ा है, तो ये बन गई +c। t की पावर पे आ जाओ, फर्स्ट ब्रैकेट में -1 है, सेकंड ब्रैकेट में t नहीं है, थर्ड ब्रैकेट में -2 है और बाहर c पड़ा, तो ये बन गई -2c। राइट, अभी कंपेयर करने की बारी आई। अगर m की पावर्स कंपेयर करूं दोनों तरफ, सिर्फ m की पावर से m की पावर, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया b। तो देखो b तो बड़ी आसानी से कंपैरिजन से ही निकल आया, b की वैल्यू कितनी है 1। आगे l की पावर 0 इस तरफ है और इस तरफ क्या है a -3b प्लस c। तो एक मोमेंट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेट्स कम टू द पावर्स ऑफ t। लेफ्ट साइड पे कितनी है t की पावर 0 और उस तरफ कितनी है -1a -2c। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहां पे सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू आ रखी है, इसमें a b और c तीनों वेरिएबल्स हैं, इसमें सिर्फ a और c हैं, तो मैं क्या करता हूं b की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके इसको 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बना लेता हूं। क्या बनेगी अगर b को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, अगर b को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये बनेगी 0 इज इक्वल टू a माइनस 3 इंटू बी, यानी कि 3 इंटू 1, तो रह जाएगा 3 प्लस c। अब ये 3 को इधर ले आओ निकाल के, 3 इज इक्वल टू a प्लस सी आ गया ना। अच्छा, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लेके इधर ले आऊं तो 0 इज नीदर ऑफ पॉजिटिव नॉर ऑफ नेगेटिव। तो इस इक्वेशन को भी मैं सही करके कैसे लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू a प्लस 2c। तो अब तुम्हारे पास एक तो ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके a और c की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि उधर स्पेस ज्यादा है हमारे पास, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को, जब इधर शिफ्ट किया 3 इज इक्वल टू a प्लस c, क्या कर लेते हैं इनको माइनस कर लेते हैं, कैंसल। यहां पे क्या बनेगा इसकी पावर, इधर 0 माइनस 3 किया तो -3, 2 में से c माइनस किया तो क्या बनेगा, 2 में से c माइनस किया तो क्या बनेगा, 2 में से c माइनस 2c में से
एक सी माइनस किया तो इट विल बिकम सी। तो सी की वैल्यू जो हमारे पास यहां पे बनेगी दैट इज -3। ओके, सी की वैल्यू आ गई। अब यहां पे क्या कर दो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर सी की वैल्यू अब मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस क्या बन जाएंगे, -3। अब ए इधर, ये -3 इधर आएगा तो ए की वैल्यू क्या बन गई, 6। तो जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही हो जाएगा ये। अब ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन 1 में इसको क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। m इज इक्वल टू डायमेंशनलेस कांस्टेंट k v रेज टू पावर a, यानी कि v रेज टू पावर 6। आई होप यू सी द आंसर। चलो करता हूं कंक्लूड। डेंसिटी d रेज टू पावर b यानी कि 1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर c यानी कि 3। यहां पे ध्यान से देखो, एक बार नदी में जो पानी बह रहा है, राइट, तो डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक जगह की फिक्स हो गई, तो मास किसके प्रोपोर्शनल रह गया यहां पे, वेलोसिटी रेज टू पावर 6। जरा चेक करूं, क्या मुझे यही प्रूव करना था, मास वेरीज एज 6th पावर ऑफ वेलोसिटी। वो तो मेरा ऑटोमेटिकली प्रूव होगा जब मैंने मास का यहां पे क्या बना लिया, एक्सप्रेशन बना लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था from your school exam point of view, from your competition point of view. Hope you have understood. अब जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना इस मेथड को और कॉम्पैक्ट करते जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि डायरेक्टली इस इक्वेशन से स्टार्ट करके पावर्स कंपेयर करके फटाफट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। फर्स्ट मास्टर द टॉपिक, देन मास्टर द स्पीड, राइट। तो यहां पे डायमेंशनल एनालिसिस को वाइंड अप करने के लिए एक लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है इसकी लिमिटेशंस। क्या समझाना चाहूंगा मैं, इसकी लिमिटेशंस। जब हमने डायमेंशनल एनालिसिस किया तो हमने इसकी कुछ कमियां देखी। क्या क्या कमियां देखी, एक तो पहली कमी हमने देखी कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी इन तीनों प्रॉब्लम्स में, के बारे में वैसे ही चलता रहा। नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट के, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं मिलती। दूसरा, अगर आपने देखा हो तो मैंने 3 प्रॉब्लम्स करवाई, आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी प्रैक्टिस करना। सभी प्रॉब्लम्स में आपके पास ए बी और सी यानी कि 3 ही वेरिएबल आएंगे। अब हमने जब डायमेंशनल फॉर्मूलाज किए थे, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऐसे थे जहां पे 4 चीजें भी आ रही थी, कहीं पे ए आ रहा था, जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज की, वहां पे एम्पियर भी आ रहा था, कई जगह पे टेम्परेचर के भी आ रहा था केल्विन का। तो अगर वो चौथी क्वांटिटी यहाँ पे किसी उसमें आ जाए फिजिकल क्वांटिटी में, तो क्या होगा, तो उसको कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अलजेब्रा की ये प्रॉपर्टी है कि जितने वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करने हैं उतनी ही आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वेशंस। तो यहाँ पे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है, इसका मतलब ये मेथड जो है सिर्फ उन फिजिकल क्वांटिटीज पे लग सकता है जहां पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट this method fails when a physical quantity depends on more than 3 physical quantities। अगर कोई क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटीज से ज्यादा पे डिपेंड करेगी तो इस मेथड को एम्प्लॉय करना मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तीसरा, अगर कोई इक्वेशन में किसी साइड पे टर्म्स हैं मोर देन 1 तो वहां पे ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन sum or subtract of 2
or more physical quantities. एग्जाम्पल के तौर पे आप इस मेथड से, थर्ड एप्लीकेशन से कभी भी ये डिराइव नहीं कर पाओगे S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रीजन पूछो इसका, इसकी डायमेंशन, यूटी की डायमेंशन और तीनों की डायमेंशन सेम है, तो अगर आप इसको डिराइव करने की कोशिश भी करोगे तो पार्ट्स में होगी। पहले S इज इक्वल टू यूटी बना लोगे, फिर S इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बना लोगे, तो पहले तो यहाँ पे हाफ का नहीं पता चलेगा क्योंकि के बारे में तो बताते नहीं है ये मेथड कि यहाँ पे कितना आएगा। फिर अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने पार्ट्स सॉल्व किए हैं उनको ऐड करना है या उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस मेथड neither tells about proportionality constants, dimensionless constants k, nor it is applicable on the physical quantity which depends on the sum or subtraction of two or more physical quantities. So this was all about dimensional analysis. Hope you have enjoyed because it was a new topic at +1 standard for you. Let's meet in the next video with whole new topic. Till then, take care of yourself. Goodbye.